गुड मॉर्निंग मैम। मेरे को आपसे थोड़ा सा अपना केस डिस्कस करना था। जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट द एंटायर मैटर इज़, हिमाचल में 4 पुजारी हैं जिनके अगेंस्ट मैंने एफआईआर फाइल की थी फॉर बीइंग स्कैमर्स। वो 10 साल से हमारे घर में जादू टोना वगैरह कर रहे थे और मेरे पेरेंट्स को ये पता नहीं था। मेरे साथ में जब उन्होंने सेक्शुअल असॉल्ट करना शुरू किया, पैरासाइकोलॉजिकल नॉट फिज़िकल, मैं बॉम्बे में काम करती थी और मेरे साथ में कुछ मैं 2015 से लेके 2022-23 तक मैं बॉम्बे में थी और ये इस सारे टाइम के दौरान उन्होंने मेरी बॉडी के ऊपर मेरी बॉडी पे कुछ किया और मेरे बॉडी के अंदर उन्होंने आयरन रॉड्स और पिन्स वगैरह सारे पोक किए और बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया। और ये चीज़ें जब पेरेंट्स को बताई तो उनको जो है यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो उनके फॉलोअर्स थे। तो फिर मैंने सारा अपना क्लिनिकली एक्सप्लेन किया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। वो मेरे साथ में स्लीप पैरालिसिस करते थे और स्लीप पैरालिसिस के बाद में मेरे साथ में मेरे ड्रीम लूप्स में मेरे ड्रीम ट्रैवल करते थे और रेप करते थे। उठने के बाद में जितना भी इफ़ेक्ट होता था बॉडी के ऊपर, वो उसकी वजह से कभी मेरे रेक्टम में ब्लीडिंग हो रही होती थी, कभी मेरे रेक्टम से ब्लीडिंग होती थी, कभी मेरा मोशन पास करना जो है वो अब कंट्रोल करते थे। मैं 2-3 दिन तक चोक रहती थी, ब्लॉक रहती थी। मैं ज़्यादा खाना नहीं खा सकती, आज भी नहीं खा सकती, क्योंकि मैं ब्लॉक हो जाती हूँ। कोई दवाइयाँ वो लेती हूँ तो रिकवरी नहीं होने देते उस पे, क्योंकि वो मेरी बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। 3-4 अलग-अलग पुजारी है जिन्होंने अपना एक शैडो सेल्फ है, वो शैडो सेल्फ बना के बॉडी में छोड़ा हुआ है। तो कभी मेरा मेमोरी लॉस करते हैं, कभी मेरे बॉडी में 24 घंटे पिन पोक करते रहेंगे, कभी मेरे को यहाँ वहाँ ग्रोप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी-कभी मेरी टंग पे भी कंट्रोल करके मेरे वर्ड्स जो हैं वो या तो रोक देंगे, बोलने नहीं देंगे, या क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टिंग वाला पैटर्न जो है शुरू कर देंगे, जिसकी वज़ह से मैं कुछ बोल मतलब आई डोंट मेक सेंस, या बोल नहीं रही होंगी बट इट विल जस्ट बी जिबरिंग चल रही होगी, ऐसा उन्होंने करके रखा था। वो सारा ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं बिकॉज़ आई एम मतलब शादी करवाने के चक्कर में इन्होंने किया था। जो अब मेरे को समझ में आया है कि इन्होंने ज़बरदस्ती शादी के चक्कर में जो है ये सारा किया था। और मैं फ़िल्म राइटर और डायरेक्टर हूँ। तो अब अगर तो पिछले महीने सॉरी अप्रैल में मैं जो है गई थी, क्या कहते हैं, हिमाचल गई थी। हिमाचल पुलिस के साथ में मैं मंदिर गई थी जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। और वहाँ पे पुलिस ने 5 मिनट, जब हम बात कर रहे थे तो 5 मिनट में बता दिया था कि ये लोग स्कैमर्स हैं, और उनके ऊपर 344 की दफ़ा लगाई थी। और उसके ऊपर से और फिर वहाँ मेरी एफआईआर फाइल हुई थी, और उस एफआईआर के ऊपर आज जो है मेरे को हिमाचल डिस्ट्रिक्ट से आईएएस प्रबोध सक्सेना जो चीफ सेक्रेटरी है, और आलोक तिवारी जो वहाँ के वो हैं डीजीआईपी, उनका मेरे को मेल आया था कि हम जो है इसके ऊपर अर्जेंट एक्शन लेंगे, आप परेशान ना होइए। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं 2015 से हो रही थी, 16 से, आई एम सॉरी, 2016 से लेके आज तक मेरे फादर ने मेरे साथ में इस चीज़ के ऊपर पर्सनली रिएक्ट करने की बजाय सिर्फ हाथ उठाया है। और ये सोच के कि पहले तो मैंने बहुत बेसलेस बात की है, दूसरी चीज़ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको ये लगता है। तो जो भी लिटरेचर मैंने सारा पढ़ के, जैसे मैंने डॉक्टर्स को और पुलिस को समझाया और उसकी वजह से एक्ट्स बने जो ऑलरेडी एक्ट्स थे, जब जो भी मैंने समझाया वो सारे के सारे वो एक्ट्स मिल गए जिनमें ये जो ये जो विचक्राफ्ट के थ्रू किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इनको एक सस्टेनेंस और अकाउंटेबिलिटी मिल गई थी। और ये जो विचक्राफ्ट का अगर आपको नहीं पता है तो विचक्राफ्ट कैसे रिकॉग्नाइज होता है हमारे लेजिस्लेशन में, उसके लिए होता है एक सेक्शन, मद्रास हाई कोर्ट एक्ट 2021। उसके अंडर विचक्राफ्ट, कन्वर्जन थेरेपी, कन्वर्जन सेक्सुअलिटी कन्वर्जन थेरेपी, क्योंकि मैं क्वीयर इंडिविजुअल हूँ, क्वीयर मतलब समलैंगिक हूँ। और मेरी बहुत हेल्दी लाइफ रही है। जब से ये पुजारी आए थे तब से मेरी लाइफ ख़राब हुई है। तो इन पुजारियों ने मुझे, ताकि मैं ज़बरदस्ती किसी आदमी से शादी करूं, उसके लिए उन्होंने जादू टोना वगैरह किया।
और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये मद्रास हाई कोर्ट 2021 में आती हैं। और जो मैंने अलग अलग इन पे और जिस भी तरीके का अब्यूज़ हुआ है उसके लिए अलग अलग सेक्शंस बने हैं, वो मैंने लक्ष्मी मैम को भी पढ़ाए थे। मतलब उन जो एप्लीकेशन दी है उसमें भी लिखे हैं, और हिमाचल में जो एप्लीकेशन गई है, अलग अलग एप्लीकेशंस गई हैं उसमें भी लिखे हैं। तो पुलिस ने तो सिर्फ एक 344 का एक्ट लगा के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की थी, और 344 में 10 दिन की कन्फाइनमेंट पे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आता है उस एक्ट के अंदर। 10 दिन की कन्फाइनमेंट में 3 साल की जेल होती है, और मेरे साथ में 10 साल का अब्यूज़ है। तो इसलिए पेरेंट्स का अचानक से तो खैर क्या ही, पेरेंट्स का स्टार्टिंग से लेके आज तक, जब से ये अब्यूज़ मुझे पता चला है कि मेरे साथ हो रहा है 2016 में, तब से लेके आज तक मेरे साथ में फ़िज़िकल वायलेंस करना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, प्रोवोकेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव ऑरा रखना, थ्रेटनिंग टोन रखना, और मेरी दिक्कत को समझने की कोशिश ना करना, ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर्स के पास में ले जाके दवाई दिलवाना या कहना कि ये पागल है, मेरे को ज़बरदस्ती ड्रग अब्यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज़ के अंडर फंसा के रखना, ये सारी चीज़ें, और फिर उस मेडिकल रिपोर्ट से जो है बाहर दुनिया में बात करना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ में बहुत हुई है। और ये यूजुअल होता है, आप किसी के साथ में ज़बरदस्ती घर के अंदर उनको मारने की कोशिश करते हैं तो यही होता है। तो मेरे को आज तक सेफ़ रखा है सिर्फ इंडस्ट्री ने, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती थी। और मेरी आज भी कोशिश यही रहती है कि मैं 24 घंटे अपने काम में बिज़ी रहूँ, क्योंकि मैं पहले भी काम ही करती थी, मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ। तो ये सारे अब्यूज़ के वक़्त मैंने बहुत सारी फ़िल्में लिखी हैं जो आज मैं पिच कर रही हूँ। कोई पिच हो जाता है तो अच्छी बात है। मैं छोटी-छोटी फ़िल्म बनाती हूँ, मैं फ़ीचर फ़िल्म्स भी लिख चुकी हूँ, वेब शोज़ भी लिखे हैं। तो ये सारे पिचिंग प्रोसेस में हैं। तो ये अब अगर अब इसमें इतनी मेरे साथ में कम से कम 6 से 7 बारी जो है हाथापाई हो चुकी है, वो भी इस लेवल पे कि अगर आप कभी मेरा मेडिकल टेस्ट देखेंगे तो आप शॉक हो जाएँगे कि हाउ एम आई अलाइव, क्योंकि जो मेरी बॉडी में विचक्राफ्ट की वजह से रोज़ अब्यूज़ होता है, उसके अलावा जब मेरे साथ में मेरे फादर हाथापाई करते हैं, तो दोनों की दोनों एक फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट है। विचक्राफ्ट में जो हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता, और फादर जो कर रहे हैं वो आपको दिखाई देता है। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर अभी एक्शन नहीं लिया गया है, अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर, या एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक नया नेचर का अब्यूज़ सबके सामने आया है, जिसमें लोग पता नहीं क्यों इसको रॉकेट साइंस समझ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने अकाउंट्स बता चुकी हूँ, जब मैं बता चुकी हूँ मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ है, तो उसके बाद में क्लियरली सीधा कोई भी पुलिस वाला जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करेगा, और पकड़ के जो है लोग उनको जेल में बंद करेगा, और उसके बाद में इस पे कार्रवाई की जाएगी। सीधा सच्चा रास्ता तो यही बनता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इसमें डिप्लोमेसी है, या इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितनी ब्राइबरी बनती है, या ऑल ऑफ दैट, या क्या इसकी फ्यूचर इम्प्लिकेशंस होंगे, या बेल कौन किस बेसिस पे लगाएगा, एंड ऑल दैट चीज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो अगर ये सारी चीज़ें आती है तो उसपे मैं तो नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि आई हैव बीन एन ऑनेस्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन माई सेल्फ, आई हैव नेवर बीन अ हिपोक्रेट। तो इसलिए मेरे को मंदिर से ही ये जादू टोना लग गया है। और वो जो पुजारी हैं वो हिंदू भी नहीं हैं, वो सरदार हैं, वो भी जो कट्टर सरदार होते हैं, जो पगड़ी नहीं पहनते। तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी तो सारी यहीं आ जाती है, क्योंकि अभी-अभी जो रिसेंटली टेररिस्ट पकड़े गए थे सिंदूर प्रोजेक्ट में, और उसके आसपास जो उसके बाद में जो सिख टेररिस्ट कुछ और पकड़े गए थे अमृतसर वगैरह से, ये जो जितने भी ये जो 4 भाई हैं ये पुजारी, तो ये जो चारों भाई हैं ये सारे के सारे जो हैं एक तो ये कटसर्स हैं, दूसरा ये 24 घंटे ना मेरे कानों में पिछले 10 सालों से बात करते जा रहे हैं। तो मैं इस पे रिएक्ट तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को जो बातें समझ में आई है वो सारा यही है कि इन्होंने अपने लोग यहाँ वहाँ सेटल किए हुए हैं, और जब भी कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक, जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है, तो उस किसी अगर कोई मिलिट्री नेचर का वो होगा, अटैक वगैरह होगा, तो ये उसका नाम मेरे कानों में पिछले मतलब ऑलमोस्ट जैसे कोई बात फैल जाती है तो लोग उसके बारे में धीरे-धीरे बात करने लगते हैं। वैसे ही चारों के चारों 1-1, 2-2 महीना जो है वो उसी चीज़ का नाम लेते रहेंगे, और मेरा सारा ध्यान उसी चीज़ पे भटकाएँगे। तब मेरे को कोई कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तक उसके बारे में न्यूज़ नहीं आएगी कि ऐसा हुआ है और उसका ये नाम था, तब तक मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि ये बात क्या कर रहे हैं।
तो इसलिए जो भी मेरी कानों में बातचीत होती है उस पर मैं कोई ख़ास ध्यान नहीं देती। अब पहले मैं दिया करती थी क्योंकि पहले बहुत इरिटेट करते थे, मैं बातें सुनती नहीं थी तो मेरे को पिन पोक करते थे। लेकिन जब से मैंने पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह फ़ाइल की है तब से ये अब्यूज़ कम हो गया है और मेरे फ़ादर का अब्यूज़ मेरे पे ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनका अब्यूज़ पहले से कम हुआ है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रह गया है। कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने के लिए, वो कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा नहीं है कि मैं क्लिनिकली इल हूँ, मेरी डाइट वगैरह सब एकदम ठीक है, मैं हेल्दी वर्कआउट भी करती हूँ। लेकिन सिंस वो जानबूझ के जो मेरा वेस्ट है उसको कैसे यूज़ करते हैं, जब मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो मेरा जो दूसरा फाइनेंशियल स्कैम हुआ है 1,75,000 का, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ था। मेरे पास में जॉब नहीं थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और घर में अलग लेवल का इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही थी मेरे साथ में। तो टू एस्केप ऑल ऑफ दैट मैंने जो है एक बॉम्बे में फ़िल्म इंडस्ट्री में एक कोई सीनियर था, उसको मैंने पैसे दिए। पासपोर्ट और वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए थे वो सारे पैसे, बेसिकली पेपर वर्क के लिए था। और वो जो है प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड नहीं हो पाया, वो ऑन फ्लोर नहीं जा पाए, तो उसकी वजह से जो है वो स्कैम बन गया। तो आज तक खैर 2 साल हो गए, उसने पैसे नहीं दिए वापस। मैंने उसको उस पर कंप्लेंट फ़ाइल कर दी। तो पहले वो झूठ बोलता रहा कि आप कंप्लेंट फ़ाइल नहीं करेंगे तो मैं पैसे दे दूँगा। हमने वो भी ट्राई किया, उसने वो भी नहीं किया। पुलिस वो बिस्ट्रक में राहुल सर थे पहले, राहुल सर ने कहा कि चलो ठीक है रुक जाते हैं, पैसे दे देगा तो ठीक है। पैसे नहीं दिए, 2 साल हो गए, केस फाइल कर दिया, 2 साल केस फाइल हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए उसने। बॉम्बे मैं इसी बीमार हालत में बॉम्बे में भी गई थी, इससे भी ज़्यादा बुरी हालत थी तब तक मेरी। तो बॉम्बे गई थी और बैंड्रा पुलिस से मैंने जो है उसने कहा आप बॉम्बे आ जाइए, मैं बॉम्बे आपको पैसे दे दूँगा, मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे गई, मैंने बैंड्रा पुलिस को बताया कि मैं ऐसे ऐसे इसलिए यहाँ पे हूँ, आप मेरी मदद करें। तो बैंड्रा पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया लेकिन वो नहीं आया सामने। तो तब पता चला कि वो बस घुमा रहा था। तो उसने 2 साल तक इतना झूठ बोला, ये सारे पैसे वैसे भी निकल गए। तो जब तक, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक मैं कोई पुलिस केस फ़ाइल नहीं करती या जब तक मैं कोई कंप्लेंट नहीं फ़ाइल करती मेरे एक्चुअल अब्यूज़ के ऊपर, जैसे ये स्कैम अब्यूज़ और वो दूसरा पुजारियों के अब्यूज़, तब तक मेरी बॉडी से ये लोग उतरते नहीं हैं। और अब तो मेरे फादर के अगेंस्ट भी मेरे को बात उठानी पड़ी क्योंकि फादर ने ये सब किया है। तो फादर के ऊपर भी जब तक एक्शन नहीं होगा तो जो बाकी की चीज़ें मेरी बॉडी से उतरनी है वो नहीं उतरेंगी। और फादर को लगता है कि ये सब इतना बेसलेस है। उनको मैंने समझाया कि इन लोगों ने मेरी बॉडी की 2 नसें पकड़ी है, एक होती है वेगस नर्व, एक होती है प्यूडेंटल नर्व। हमारे पेल्विक एरिया, जो हमारे एब्डोमेन के नीचे का एरिया होता है, उसको हैंडल करती है। तो ये जो है, और क्योंकि ये मंत्र जाप करते हैं तो प्यूडेंटल नर्व को और ये पेल्विक नर्व को भी ट्विच करने के लिए मंत्र होते हैं। तो इन्होंने ये 2 नर्व्स के ऊपर जो है वो करके रखा हुआ है, अपना ग्रिप बना के रखी है, जिसकी वजह से मेरा यूरिनेशन, मेरा ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुएशन, मेरा मोशन पास होना, डेफिकेशन और मेरा स्लीप साइकिल, ये चारों चीज़ें जो हैं इनके कंट्रोल में रहती हैं। तो उसकी वजह से कंट्रोल में रहना मतलब कि जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है, जो नेचुरली नींद आती है, वो नहीं आती मुझे। मैं कुछ काम कर रही हूँ और एकदम साइलेंस है मेरे दिमाग में और आसपास, और अचानक से क्या होगा, अगर इनका कुछ काम होना होगा या इनका कुछ काम रुक रहा होगा या कोई इनके अगेंस्ट काम कर रहा होगा, या ये अगर कहीं बैठे होंगे, क्योंकि उसमें से ये अगर कहीं बैठे होंगे और उन्होंने कुछ सुन लिया होगा, तो जो है थोड़ी, मतलब मान लीजिए 10 मिनट बाद मेरे को नींद आनी है, तो वो 10 मिनट बाद के 5 मिनट पहले अचानक से मेरे कान में जो है इनकी आवाज़ें शुरू हो जाएंगी, ताकि मेरा एकदम डिस्ट्रैक्शन हो जाए। वो डिस्ट्रैक्शन होगी और वो बातें इतनी तेज़ होंगी, वो कुछ कुछ शब्द बोलेंगे, मेरा ध्यान उन पे ज़बरदस्ती जाएगा क्योंकि मेरी ये वाली नर्व पकड़ी हुई है और यहाँ पे एक ट्विच बैठ जाएगा, मतलब एक हल्का सा एक ग्रिप आ जाती है इसके ऊपर। वो ग्रिप आने के बाद में मेरा जब ग्रिप आएगी तो मेरे इमोशंस वगैरह खुद से बनने बंद हो जाएंगे। जो एक डिफेंस होता है, जब आप किसी भी शॉक वगैरह में जब एंटर करते हैं तो वो डिफेंस रुक जाएगा। वो डिफेंस रुकने पे मैं इधर उधर देखूंगी और मैं सोचूंगी कि क्या चल रहा है, ये कान में क्या बोल रहे हैं, ये मतलब इसका क्या मतलब है, और मेरा मन नहीं है उसको मतलब निकालने का क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। तो वो इतना बोलते रहेंगे, बोलते बोलते वो मेरे ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देंगे और मैं उस वक्त सो जाऊँगी। और फिर या तो अगर वो ऑड टाइम है, रात का टाइम है, तो मेरे को पूरी रात की नींद होगी या 3-4 घंटे की नींद होगी, या अगर मैं बीच कोई सोने का टाइम नहीं है, दिन का टाइम है, तो 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो पावर नैप वाली चीज़ होगी। उस पावर नैप में अगर तो अब वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ में, किस सिचुएशन में फँसे हैं।
तो उस पावर नैप से उठाने के लिए या तो कभी कभी ये मेरे को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन का प्रेशर देंगे नीचे, या अगर मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ तो मेरे रेक्टम में बहुत तेज़ दर्द करेंगे, या अगर क्या कहते हैं, कभी कभी मेरे को पेन भी चुभाते हैं मेरे को नींद से उठाने के लिए, नहीं तो कभी कभी नॉर्मली मेरी नींद भी खुल जाती है। और उसके अंदर सोने पे यही होता है कि मेरे को कोई विज़न आता है, कोई सपना होता है वो जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, वो उनके पर्सपेक्टिव से होता है, इसलिए मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, तो मैं उठ के उस पर रिएक्ट भी नहीं करती हूँ। हाँ, पर ये है कि मैं साइलेंटली वापस अपना काम करने शुरू कर देती हूँ, तो उसकी वजह से जो है उनको और दिक्कत होती है, मतलब उनको और प्रॉब्लम होती है कि यार दिस पर्सन डज़ नॉट रिएक्ट, ये वायलेंट नहीं है, ये अग्रेसिव नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं जो है स्टेबल रही हूँ और आपको ही समझा पा रही हूँ, वरना जो जिस हिसाब का दर्द मेरे को होता है उस हिसाब से कोई भी 1 मिनट 10 मिनट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पिन चुभता है, सीधा पिन चुभाते हैं बॉडी के अंदर, जी स्पॉट के ऊपर, रेक्टम के ऊपर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरी सिचुएशन कैसी है। और ये विचक्राफ्ट है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर नहीं गई हूँ, मैं मंदिर जाके मैंने पूजा भी करवाई है, लेकिन वो पूजा नहीं होने देते। मैं पूजा में ज़बरदस्ती बैठूँ तो वो मेरे को पिन चुभाते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से कोई मंत्र फूँक के सामने वाले का कुछ बिगाड़ देंगे, ऐसा भी करते हैं, वो कर चुके हैं कई बारी। और ये सारे कैसे करते हैं वो, क्योंकि उसमें से एक पुजारी जो है वो समाधि में बैठते हैं अपनी आँख बंद करके, और आँख बंद करके बात करते हैं। और आँख बंद करके बात करना मतलब उन्होंने आपकी दिक्कतें सुनी, दिक्कतें सुनने के बाद में वो जो है ड्रीम ट्रैवल करते हैं। ड्रीम ट्रैवल मतलब विज़न वगैरह उनको आते हैं, तो वो विजन्स के बेसिस पे जो है आपकी सारी दिक्कतें वगैरह बताते हैं। हम फर्स्ट टाइम इनके पास 2015 में पेरेंट्स के थ्रू गए थे फाइनेंशियल और करियर एडवाइसेस के लिए। मेरी ज़िंदगी में सब सही चल रहा था, आज भी सही चल रहा था, और आज भी मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को वहाँ पे लेके गए थे। ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ पे मेरे को बैठा के जो है, वो 2 पुजारियों ने ज़बरदस्ती उसी वक्त कुछ जादू टोना किया होगा, जिसकी वजह से मेरे 10 साल जो है मुझे ज़बरदस्ती मंदिर जाना पड़ता था जब भी मैं बॉम्बे से आती थी, एक चक्कर। और क्या डिस्कस कर रहे हैं हम वहाँ, करियर ही। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने तबीयत उनको बताई भी थी कि आपकी वजह से मेरा यहाँ पे आने की वजह से मेरा ये सब ख़राब हो रहा है, और घर में बहुत फिज़िकल और डोमेस्टिक टेंशन हो रही है, तो मेरे को तो पेरेंट्स के साथ तब से ही नहीं रहना है। मेरे बॉम्बे में 2 घर छूटे हैं, मेरे बॉम्बे में 2 घर थे, तो वो सारा का सारा जो है इन्होंने सारा विचक्राफ्ट से वो बॉम्बे वाला घर ख़राब करके, मेरा काम रोक के, यहाँ पे मेरी हेल्थ ख़राब करके, मेरा काम छुड़वा के, घर पे ज़बरदस्ती की टेंशन करके कि सुरभि तू घर आ जा, पेरेंट्स का ये सब। मेरे भाई के साथ में मारपीट इन लोगों ने की है, मेरे पापा अपने पैसे के लिए, मेरे पापा पैसे लगाते थे रियल एस्टेट वगैरह में, और जब उनके पास में नहीं होते थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी और गिरी मेरे भाई की सैलरी के ऊपर सारे जी रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी बुरी तरह और मेरे पास काम नहीं था, तो उस पर भी मारपीट वगैरह की है पापा ने, उतनी ही बुरी तरह जितनी मेरी साथ में की है, और उतनी ही बार की है। और उसको एपिलेप्सी है आज, इसकी वजह से मिर्गी है उसको, वो कई बारी तो मरते मरते बचा है। तो इसलिए, और मैंने ही उसको घर से किसी तरीके से बाहर निकाल के उसको कहा था अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट हो जाए, वो भी नहीं होने दे रहे थे। आज उसकी वजह से ज़िंदा है, वरना वो बहुत पहले मर चुका होता। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पापा अनस्टेबल हैं और मम्मी भी अनस्टेबल हैं। ये लोग अपना इलाज नहीं करवाते, ठीक है। ये रिलेटिव्स, इनको रिलेटिव्स ने भी काटा हुआ है। मेरे पापा की साइड पे ये सारी चीज़ें जो मेन दिक्कतें डिस्कस करनी होती है ना, ये कोई नहीं डिस्कस करता, क्योंकि सबको पता है कि इनका क्या टेंशन रहा है स्टार्टिंग से, जब से पुजारी आए थे उसके पहले से। तो इसलिए आपको जो मैं बताना चाह रही थी वो यही था कि मैम, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ डेंजर एंड अ लॉट ऑफ थ्रेट। 6th-7th अटैम्प्ट है मेरे फादर का, फर्स्ट डिग्री मर्डर का। वो मेरे को ऐसे नहीं मारते कि ही इज़ ट्राइंग टू टीच मी अ लेसन, वो मेरे को ऐसे मारते हैं कि मैं तेरे को सच में मार देना चाहता हूँ। अगर आप सामने खड़ा करके पूछेंगे ना उनसे कि क्या रीज़न्स है, क्या एक्सक्यूज़ेज़ हैं, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। वो कहेंगे कि दारू पीती है, सब्सटेंस करती है वो। आप मेरा बॉम्बे से लेके आज तक का मेरा प्रोफेशनल सर्कल देख लीजिए, मेरा रिकॉर्ड, मेरी हिस्ट्री, मेरा काम, और जितने भी मेरे आज तक बॉसेस रहे हैं, मैं सबसे आपकी बात करा सकती हूँ। मेरी क्लीन हिस्ट्री है, क्योंकि मैं बहुत सीरियस प्रोफेशनल हूँ। और मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी जब मैंने यहाँ पे करवाई थी, पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जानबूझ के मैं जाके करवाती हूँ, ताकि मैं पुलिस को दिखा सकूँ कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स नहीं कुछ, मतलब उनसे मैंने कुछ पैसे वैसे दे के या कुछ ऐसे बुलवाया नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सब ने मेरे ब्लड टेस्ट, आप मेरा आज भी ब्लड टेस्ट निकाल लीजिए, मेरा एकदम
आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो फॉल्स क्लेम्स वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स की आदत है, मेरे पे कुछ ना कुछ बोल के वायलेंस करने की, और फिर अगर मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊं तो अपने आप को सेफ गार्ड करने की। तो एसएचओ सर को तो जब मैंने बताया था, तो एसएचओ सर ने तो उस जिस टोन में बात की थी मेरे फादर से, वो तो ये था कि आप एक काम करिए, आप इसके ऊपर जो है इसको एक अच्छे से समझाइए, इसको और अच्छे से समझाइए। होली पे मैं पिटते हुए घर यहाँ पे आई थी, खून वून निकल रहा था, तब एसएचओ सर ने कहा था कि, सॉरी अनिल कुमार जी थे, मनोज कुमार, उन्होंने कहा था कि अनिल कुमार ही हैं, सामने बैठते हैं आपके साइबर सेल के सामने जो बैठते हैं, कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम हाथ उठाया तो हम जो है वो करेंगे, इसके ऊपर मुकदमा जारी करेंगे आप पे। फिर परसों में रात में मेरे साथ में हाथापाई की थी इन्होंने, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कुत्ते के ऊपर 50 रुपये खर्चे थे उसकी दवाई पे। वो 2 दिन से कॉन्स्टिपेटेड था, तो उस पर मैंने कहा कि इतने पैसे मैंने खर्चे हैं, मतलब अचानक से एक दिन ऐसी नॉर्मली मैं घर में घुसी हूँ, घुमा के उसको पूछ रहे कि तूने पैसे क्यों खर्च किए। मैंने कहा उसकी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, 14 घंटे से वो खुद कॉन्स्टिपेटेड घूम रहा है, उसको एक दिन सुबह मुझे खुद ये क्या कहते हैं वेट के पास में जाके उसको उल्टी की दवाई दे के सारा खाना निकलवाना पड़ रहा है उसका। आप लोग ध्यान नहीं देना चाहते उसके ऊपर, और इसके चलते मैंने उसको दवाई, ये लूज़ मोशन की दवाई ली है। तो उसमें उन्होंने इतनी देर में उन्होंने इतनी तेज़ रात के आधी रात को गालियाँ वगैरह देनी शुरू कर दी पापा ने। मैंने कहा कि मैंने उसकी पॉटी को बाहर निकला और फिर अंदर जाते देखा है, ऐसा हाल है उसका। तो कहते कि उसके अंदर हाथ डाल के निकाल लिया होता। इस तरीके की बातें कर रहे थे, तो मेरे को ना ये पहली बार मैंने सुना, तो मेरे को ऐसे हो गया कि क्या चल रहा है। तो फिर मैंने पापा से मैंने कहा कि आप गाली वाली क्यों दे रहे हो। और पापा की ना आदत है, वो यहाँ आके थूकने लग जाते हैं और ऐसे मारते हैं, जैसे किसी को धक्का देते हैं ना, तो वो धक्का नहीं देते, वो सीधा मारते हैं, मुंह पे मारेंगे, छाती पे मारेंगे, कहीं भी मारेंगे, और पीछे कुछ भी होगा उस पर ऐसे दीवार भी होगी तो ऐसे गला पकड़ के उसके ऊपर ऐसे दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें वो घर के अंदर करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी, तो उन्होंने 10 मिनट तक तो बिना सुने सिर्फ मुझे मारा और गालियाँ वगैरह दे रहे थे। तो उनको चुप कराने के लिए ना मैंने भी पलट के गाली दी, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे मुंह पे घूसे की तरह मारना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मेरा पूरा लेफ़्ट साइड जो ये था, ये पूरा का पूरा अंदर से फट गया और अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो और फिर ज़बरदस्ती मुझे घर से भी दीवारों पे पटक पटक के जो है, पहले दीवार पे पटक के यहाँ से निकल, ये मेरा घर है, ये वो पटकने के बाद में मेरे को फिर ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल भी रहे हैं। और जो मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे नहीं निकाल सकते, कंप्लेंट होगी पहले, ये वो ऐसा वैसा होगा। तो फिर उन्होंने कंप्लेंट के अगेंस्ट कहा कि नहीं, एक मिनट ज़ुकी चलो, तो कि ये मेरा कुत्ता घूम रहा है। तो दरवाज़ा बंद करके जो है फिर मेरे को और मारने लग गए कि ठीक है तुझे बाहर नहीं निकालना ना, तो तू मेरे घर में मेरे हिसाब से रह। और उनका ही हिसाब है, कोई ना घर में हमारे कोई दोस्त वस्त आते हैं, ना हमारे पास में इस वक्त कोई इतने ख़ास पैसे हैं जो मैं जाके अपना चिल करूं या किसी के साथ बाहर बैठ के काम डिस्कस करूं या कुछ और बातें करूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी है वो मेरा जितना भी मेरा अभी जो भी छोटा मोटा काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब है तो उसकी वजह से मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। मेरा मेन सारा काम बॉम्बे में होता है। और मैंने आपको बताया दवाइयों का तरीका क्या है। दवाइयाँ, ये जो पुजारी हैं इन्होंने अभी तक बॉडी छोड़ी नहीं ना, तो उसके चलते कोई भी दवाई लेती हूँ मैं, तो ये दवाई का पूरा वो होने नहीं देते हैं, जो एक पीरियड होता है वो, और ना दवाई के क्या कहते हैं जो रिकवरी होती है वो भी नहीं पूरी होने देते, मतलब जो उसका इफ़ेक्ट होना होता है वो इफ़ेक्ट भी नहीं पूरा होने देते। तो उसके चलते मेरे साथ में जो है इस तरीके का अब्यूज़ होता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दवाई ली कोई, और वो नींद की दवाई है या स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई है, ये जो बहुत सारा दर्द होता है उसकी दवाई है, तो उसमें मेरे को कहा गया कि आपको 7-8 घंटे की नींद आएगी। लेकिन वो 7-8 घंटे की नींद 14-15 घंटे की नींद है। उस 14-15 घंटे की नींद में मेरे को वो पुजारी, 4 पुजारी हैं, वो चारों की चारों पुजारी जो है घूम घूम के मेरे सर के अंदर मेरे दोस्तों के साथ में वायलेशन कर रहे हैं, मेरे साथ वायलेशन कर रहे हैं, मेरे साथ में रेप भी कर चुके हैं, मेरे साथ में फ़िज़िकल वायलेंस करते हैं। उसका दर्द मुझे महसूस होता है सपने के अंदर, और मैं उठती हूँ तो 10-15 मिनट तक मुझे कोई होश ही नहीं होता है कि मैं किसके घर में हूँ। ये अगर मैं दवाई कोई खा लूँ, वो भी तब जब इन आदमियों के अगेंस्ट मैंने कोई वो नहीं लिया है, पुलिस कंप्लेंट वगैरह फ़ाइल नहीं की है। जब से मैंने पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल करने की कोशिश की है, ये सारे के सारे की है, कोशिश किया जब से की है, फ़ाइल की है, और उन एप्लीकेशन में किसी ने सुना है, रिएक्ट किया है,
तो ये सारे का सारा बॉडी से जो है उतरने लग गया है और उनको भी समझ में आ गया है कि अब 344 भी उन पे लग गया है। अब तो किसी दिन भी पकड़ लिया तो 2 मिनट में उनको जो है करवा देंगे, बंद कर देंगे और ये सारा उतर जाएगा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम हिमाचल पुलिस के साथ गई थी तो उनके यहाँ पे जिन्होंने 344 की दफ़ा लगाई थी, जब हम बात कर रहे थे ना, जब मैं अपनी सारी कंडीशन समझा रही थी और वो सारी बातें घुमा रहे थे जिनका कोई लेना देना नहीं था मेरी बॉडी कंडीशन से, तो पुलिस वाले जो बैठे हुए थे साथ में, वो वहाँ पे सीनियर वो थे, वो पुलिस मास्टर ही थे, सॉरी स्टेशन मास्टर थे। आई थिंक वो आईपी थे, ऑफकोर्स आईपी होंगे, मैं उनका रैंक नहीं याद है मेरी, सॉरी। तो वो उनको समझ में आ गया कि ये झूठ बोलते जा रहे हैं, तो उन्होंने ना 2 मिनट उन्होंने सिर्फ चिल्ला के बोला है उनको कि जल्दी कर जो कर रहा है, इसको हटा जल्दी यहाँ से, वो जो उन्होंने किया था। तो उन्होंने ना, अंकल ने जो सबसे बुढ़े पुजारी हैं, उन्होंने एक लकड़ी उठाई, मेरे यहाँ छाती पे लगाई और अपना मंत्र जाप किया। वो मंत्र जाप करने से मेरी पूरी की पूरी बॉडी 5 मिनट में साफ़ हो गई। मेरे ऊपर की सारी बॉडी साफ़ हो गई। फिर नीचे, और उन्होंने फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जिसमें 344 लगा था और नीचे की बॉडी उन्होंने छोड़ दी और ये कहा कि 15 दिन बाद जो है आप आइए अपनी मम्मी के साथ में, हम आपको तब फ्री करेंगे। अब मम्मी आई और अगले दिन मैं जब नए पुलिस वालों को लेके गई तो नए पुलिस वालों ने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था वहाँ चिल्लाना है और उनसे ऐसे उतारना है। मैंने उनको बताया भी था कि इनके ऊपर 344 लगा हुआ है, तो आप जो है क्या कहते हैं, और वो पुलिस से बात करके आए थे, वो देख के आए थे 344, वो एप्लीकेशन देख के आए थे। उसके बावजूद भी वो बिना हथकड़ी वगैरह के आए। तो क्या कहते हैं, जब मम्मी आई, मम्मी से भी झूठ बोल रहे हैं कि आपके घर में ये हो रहा है, आपके घर में वो हो रहा है, और इसको जो हुआ है ये बाहरी कुछ है और ऐसा वैसा है। बाहरी कुछ आपको मैं बताती हूँ, मैं जब 2015 से पहले आई वॉज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, आई वॉज़ अ वाइल्ड बीस्ट। मैं बहुत पार्टीज़ तो नहीं करती थी, लेकिन मैं पार्टीज़ करती थी, मैं बहुत अच्छा काम करती थी, मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करती थी, मैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाती थी और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी सारे के सारे बाहर सेटल हो गए हैं और जब भी मैं मेरी किसी दोस्त से बाहर बात करती हूँ और उनसे बात करती हूँ कि यार मेरा सीवी कहीं शेयर कर दे, या कोशिश करते हैं मेरे को, या वो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं तेरे को बाहर निकालने की यहाँ से, कंट्री से, ये सब, तो कुछ घंटों में वो पुजारी मेरे कान में ये बताने लग जाते हैं कि हम तेरे इस पर्टिकुलर दोस्त के साथ में अब क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। और उनकी जो रोज़मर्रा जो उनका जो डेली आर्ट चल रहा होता है वो नरेट करने लग जाएंगे मेरे कान में, और जो भी मेरे किसी भी तरीके का काम करवा रहा होता है वो उनके साथ में दिक्कतें करने लग जाते हैं। तो ये जो सेकंड विज़िट थी हमारी मंदिर में, जब मम्मी आई थी, तो उसमें इन्होंने झूठ वूठ बोला और कुछ नहीं, 4 चावल के दाने दिए, कुछ साफ़ नहीं किया। मैंने वहाँ पे इसी बात पे चिल्लाया फिर मंदिर में कि आपने उस दिन 5 मिनट में ठीक कर दिया। उस पुलिस वाले ने आपको आपकी आपके बारे में जब आप उसने पुलिस वाले ने आपको हड़काया तो आप 2 मिनट में डंडी उठा के, जो 10 साल का अब्यूज़ था, आपने 10 मिनट में निकाल दिया। अभी नहीं है वो पुलिस वाला और दूसरा आया और दूसरे वाले को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। और फिर इतने में जो है पुलिस वाला बाहर भागने लगा, तो मैंने उनको रोका। फिर मैंने कहा इस पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। वो स्टेटमेंट भी नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो आप किसी भी तरीके से पहले। और उतनी देर में जैसे ही मैं बाहर गई, वहाँ काफ़ी सारे वहाँ बंदर आए, उन्होंने मंदिर जो है तहस नहस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस दिन सेकेंड डे पे। तो इसलिए अब स्कैमर्स तो वो है ही, वो प्रूव हो गया है। इन्फ्लुएंस दूसरा मेरे को ये लगता है कि मेरे फादर जो हैं, अब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अरेस्ट वारंट वगैरह किया हुआ ना, तो उनके लिए बोला हुआ है। तो वो जो भी अब्यूज़, जो भी इन्फ्लुएंस उन्होंने मेरे पे किया है, वो मेरे फादर के ऊपर मुझे लगता है उन्होंने किया, और इसकी वजह से वो इतना मार रहे हैं मेरे को कि मुझे कुछ हो जाए, या मैं बेहोश हो जाऊँ, या मैं मर जाऊँ, या मेरा हाथ वाथ टूट जाए, या मैं परमानेंट डैमेज हो जाए मेरा कुछ बेसिकली, ताकि ताकि आई एम सिक, क्लिनिकली सिक, और ये जितनी भी जो बातचीत हुई है, ये जो है वो प्रूव हो सके कि हाँ भाई ये मेंटली इल है, शायद इसलिए इतनी बकवास कर रही है। तो इसके चलते जो है मेरे को समझ में आया कि, तो मतलब यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से मेरे को जो है प्रोटेक्शन चाहिए थी। और
हिमाचल में तो खैर जो हो रहा है वो हो रहा है, अपना टाइम अगर ले रहा है तो ले रहा है। मैंने बता दिया उनको कि हर रोज़ की मेरी क्या हालत होती है और मुझे क्या अर्जेंसी की ज़रूरत है। और दवाइयाँ मैं तब तक नहीं ले सकती जब तक ये मेरी बॉडी पूरी छोड़ते नहीं, क्योंकि ये मेरी रिकवरी नहीं होने देते। मैंने पीछे सर्जरी करवाई थी, स्पाइनल सर्जरी। उसमें भी जो दवाई इन्होंने दी थी, मेरे साथ में रूम के अंदर कम से कम 12-13 पेशेंट्स थे। वो सारे के सारे 12-13 पेशेंट्स, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस दवाई का सर्जरी के बाद में, वो उतने में डिस्चार्ज हो गए थे सिवाय मेरे। मेरे को 1 दिन अलग से रहना पड़ा था, क्योंकि वो बॉडी वैसे, वो दवाइयाँ वैसे इफ़ेक्ट ही नहीं की थी बॉडी पे जैसी बाकियों की थी। और वो जितने भी बाकी के पेशेंट्स थे वो सारे सीनियर एज थे, तो उनकी बॉडी तो मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव थी। फिर भी वो दवाई के हिसाब से काम कर गई, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ थी। लेकिन एक मैं, जिसके ऊपर कोई भी दवाई जैसे लिखी है वैसे काम ही नहीं की। तो इसलिए मैम आपको समझाना था कि ये मेरा पूरा केस है और इसके ऊपर मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अब अगर मेरे साथ में कोई हाथापाई हुई तो मेरे को फिर भाग के आना पड़ेगा और एसएचओ सर कहेंगे कि आप शायद सच में मेंटली इल हो, जो आप अपने फादर की बात सुन नहीं रहे हो। लेकिन मेरे फादर के पास में कोई ठोस वो नहीं होता है वायलेंस करने का रीज़न। वो किसी भी बात पे जो है उनका फ्यूज़ ऑफ हो जाता है और वो हाथ पैर उठाते हैं। और ये सबको पता है हमारे घर में, मेरे और भी कज़न्स हैं, और सबको पता है कि उनके रिलेटिव्स को भी पता है, मेरे काका चाचा जितने भी हैं, मेरे मामा वगैरह, सबको पता है कि मेरे फादर जो है मेंटली इल हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे को इसी के अगेंस्ट जो है वो चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए थी। और मैंने बाहर निकलने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश की है, लेकिन वो जादू टोना उन्होंने किया है, तो वो जादू टोने से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सर्कल भी घुमाते हैं। उसके चक्कर में मेरे को जॉब्स भी वहीं मिलती हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, और मेरे कैलिबर से, जो मेरे सीवी पे काम स्टेटेड है, उससे बहुत छोटी लो प्रोफाइल है। तो इसलिए मैं ओवर एक्सपीरियंस भी हो के ज़बरदस्ती किसी से बात नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि नोएडा में इतना फ़िल्म का काम ही नहीं होता है जितना बॉम्बे में होता है। मेरा सारा का सारा काम मोस्टली बॉम्बे इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसलिए उसको यहाँ पे सेटल करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मेरी जो सैलरीज़ हैं वो सिर्फ 40, 50, 60 बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरा 10 CR 20 CR का बजट होता है, जिसके अंदर कम से कम मेरा 2.5 से 3 लाख मंथली सैलरी होती है एज अ डायरेक्टर, या एज एन एडी तो कम होती है, एज एन एडी तो लाख रुपए हो जाती है, और अदरवाइज़ एज अ डायरेक्टर इतनी बनती है, या इससे ज़्यादा बन जाती है कभी कभी। प्रोजेक्ट बजट पे डिपेंड करता है। बट अगेन मैं वो नहीं आपको बताना चाहती, मेरे कहने का मतलब ये था कि दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम स्ट्रगलिंग टू मूव आउट ऑफ द हाउस ऑल्सो। और हाँ जी, बस यही है। और जब भी मैं ऑफ़िस जाती हूँ या मैं जब भी किसी नए काम पे जाती हूँ, तो ये मेरी बॉडी के अंदर और ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हैं कि मैं काम ना कर पाऊँ। जो मैं दर्द आपको समझा रही थी, जब मैं काम कर रही होती हूँ या जब मैं किसी की कंपनी में बैठ के काम कर रही होती हूँ, तो वहाँ तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे मान लीजिए, मेरे को पता है मैं ऑफ़िस जाने वाली हूँ और अगले 2-3 हफ़्ते या महीने भर के लिए मुझे जाना है ऑफ़िस। और तो क्या होगा कि मेरे डाइट में अपने आप कम कर दूँगी, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत देते हैं 24 घंटे। तो मैं लिक्विड डाइट पे बहुत रहूँगी और मैं कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीऊँगी। उसमें भी ये मेरे को इतनी एंग्ज़ायटी भर देंगे मेरे दिमाग में कि मुझे ज़बरदस्ती कुछ खाना भी पड़ गया, जैसे मैंने कुछ पीनट्स खा लिए या छोटे-छोटे नट्स खा लिए या फ्रूट्स खा लिए, तो वो भी ऐसे कॉन्स्टिपेट करेंगे जैसे मैंने पता नहीं कितना सारा खाना खाया हो और वो बाहर ना आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें, और उसके ऊपर फिर वो मेरे को चोक करेंगे, मेरे को ब्रेथलेस करेंगे, मेरे को बॉडी में अलग-अलग जगह दर्द होगा, ज़बरदस्ती मेरे कानों में बातें करेंगे, मुझे सुनाई देगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी तो मेरे को पेन वगैरह चुभाएँगे, मेरे को नींद आएगी, ज़बरदस्ती स्लीप पैरालिसिस होगा। ये सारी चीज़ें फिर जो है, और मेरा ध्यान भटकेगा। ये सारी चीज़ें, और मुझे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेरा काम नहीं हो पाता। तो ऐसे जब कंपनी में होता है ना, जब किसी को बिल्डिंग में जाती हूँ मैं और वहाँ पे कोई मेरा काम सारा क्रिएटिव्स का, स्क्रिप्ट लिखना, टीम्स को हैंडल करना, तो ये सारी चीज़ें जब ऑफ़िस में होती हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिन कैसे कटता है। उसमें भी फिर जब ये ऐसे वायलेंस हो और पैसे भी जितनी आपकी वर्थ है उससे बहुत कम हो, तो फिर तो आप समझ ही सकते होंगे कि मैं किस सिचुएशन में होंगी।
इसलिए मैम मेरे को ये सारी चीज़ें मैंने एसएचओ सर को समझाई नहीं, क्योंकि उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। पर हाँ जी, यही सारा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपसे डेस्परेटली पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही थी। और मैं सिर्फ 4 दिन के लिए, ये 4 दिन घर में मेरे को कुछ हो ना जाए। कल जब मैं आई थी आपके पास संडे तक चाहती थी, क्योंकि मंडे को तो मैंने लक्ष्मी मैम से मिल के बात करनी ही थी ये सारी की सारी। मेरे को कल और आज में बोला था लक्ष्मी मैम से मिलने को, लेकिन कल वो उनका कोर्ट में बिज़ी थी और मेरे को उनके गार्ड्स ने घुसने नहीं दिया। उनको लगा कि मेरी एप्लीकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, और डीआईजी सर को मेरी एप्लीकेशन दे दी और लोग सारे वहाँ से चले गए। मुझे ज़बरदस्ती घुसने भी नहीं दिया, और मतलब ज़बरदस्ती क्या, मुझे घुसने नहीं दिया। और मैंने उनको बोला भी कि मेरा केस बहुत एग्रेसिव है, आप एक बारी सब्जेक्ट ही पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब यहाँ अभी इस वक्त नहीं। और मेरे को डीएम सर ने कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको ये भी बताया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आई एम सॉरी, हमें तो नहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ऊपर से। तो मैंने कहा कि मैं ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको, सीधा एप्लीकेशन आई है आपके पास, या मैं लेके खड़ी हूँ एप्लीकेशन। तो और फिर मेरे को पता चला कि वो सेशन कोर्ट के अलावा आपका वो भी चल रहा था, पब्लिक ग्रीवेंस वाली इंटरेक्शन भी हो रही थी। तो मेरे को फिर ऐसे हो गया कि अरे ऐसे कैसे, मतलब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था जाना, तो मतलब मिलना। फिर आज मेरे को पता चला सेकंड सैटरडे, तो आई हैव नो आइडिया वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप अगर मंडे तक के लिए कोई भी वो दे देते, अपनी तरफ से एक छोटी सी प्रोटेक्शन भी साइन कर लेते, तो सब ठीक रहता। जो 11 जून को मेरे साथ में रात में हाथापाई हुई थी, उसके अगले दिन मेरे पापा जो हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताने के लिए यूट्यूब पे अपलोड किया था। मैंने आज तक बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है जब जब मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, तो वो भी मैंने की थी। उसमें भी वो चढ़ गए अगले दिन कि तू घर में कैसे है ज़बरदस्ती, तूने हमारे अगेंस्ट यूट्यूब पे बोला है इतना सब। मैंने वीडियो में बोला था कि पापा मुझे ऐसा लगता है मारना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिर वायलेंस की है, और मैं अपनी बॉडी की कंडीशन समझा रही थी। तो उस चीज़ के ऊपर वो दोपहर में मुझे घसीटते हुए दीवारों से, फिर वही पीटते पाटते पुलिस स्टेशन मेरे को लेके आए। और वहाँ पे एसएचओ सर तो नहीं थे, लेकिन एसएचओ सर होते तो आई एम श्योर वो, सॉरी मनोज सर होते, अगर मनोज या अनिल सर साइबर डिपार्टमेंट के ऑपोजिट बैठते हैं, वो होते तो आई एम श्योर वो सर को, वो पापा को एनकरेज करते और मेरे को और बैठवाते। क्योंकि उन्होंने फ़ोन पे भी एक दिन पहले यही कहा था कि इसको ढंग से समझाइए, अगर इसको समझ नहीं आया, ये बाहर खड़ी हुई है। और मैं प्रोटेक्शन के लिए खड़ी थी कि आप एक बारी देख लीजिए, कुछ हो सकता है तो लेकिन वुमेन सेल में दूसरे इंस्पेक्टर बैठे थे उनसे जाके उनके पास में घसीटते हुए पापा मेरे को ले गए कि पूछो इनसे कि सर ये हमारे घर में पड़ी हुई है, इसने हमारे बारे में ये बोला, ये ड्रग्स करती है, ये दारू पीती है, ये वो। तो एक तो मेरी आधी सांसें तो वही, मतलब आई वाज सो ब्लैंक। मैंने कहा कि सर मेरा रोज़ पुलिस और कोर्ट के पास में आना जाना होता है, मैं अब्यूज़ नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी डिग्रेडेड मेडिकल कंडीशन में रह रही हूँ, और उसके बाद में ये ऐसा ऐसा हुआ है। परसों रात को ये पुजारी का एंगल ये था, इनका एंगल ये था, उसके बाद में ये आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पापा का पूछा कि आपने क्यों मारा इनको, तो पापा के पास में कोई वो रीज़न ही नहीं था। कहते कि वो हमारे बारे में ऐसे बोल रही है, गाली गलौज कर रही थी। तो मैंने कहा कि इन्होंने मेरे को 10 मिनट तक मारा है, इनको रोकने के लिए मैंने इन्हीं की भाषा में इनको जब जवाब दिया है, तो इन्होंने मुझे और तेज़ मारा है, और ज़्यादा मारा है। उसकी वजह से ये पूरा का पूरा इंजर्ड है। मैं अगर आपको कभी टी शर्ट वगैरह उतार के दिखाऊँ तो मेरे आर्म्स ये सारे के सारे ब्लैक एंड ब्लू हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने ना इनको, और कहते कि इनको घर से निकालना है, और इसको किसी भी हाल में घर से निकालो आप, ये वो। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको घर से निकालना है तो आप इनके अगेंस्ट मुकदमा जारी करिए, और तब जाके ये निकलेंगे। पुलिस का काम नहीं है घर से ऐसे निकालना। दूसरी चीज़, आप इन पे हाथ नहीं उठा सकते। मैंने कहा कि ये फिफ्थ अटैम्प्ट है, और मेरे को बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं होता। और मैं कोर्ट से एप्लीकेशन दे के घर पहुँची ही थी जब ये सब मेरे साथ में शुरू हुआ। तो ऑलरेडी मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरा काम रुक जाता है। और वो जस्ट मैं घर पहुंची थी, उसके बाद में ऐसे घसीटते हुए लेके आए। फिर पुलिस में ये सब हुआ, तो पुलिस ने जब उनको समझाया कि, तो पुलिस वालों ने मेरे को भी बताया कि आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जो है हमने इनको बता दिया है कि ऐसे ऐसे हम नहीं निकाल सकते, और आप उन पर हाथ नहीं उठा सकते, और आपकी बार जेल भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बार मारा है और ऐसे मारा है। एविडेंस के लिए मैं आपको अपने ये इंजरी की मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, जो अभी तक मैंने ली नहीं है, क्योंकि मैं
लक्ष्मी मैम को ट्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ और वो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों के पास में आ रही हूँ। मेरा पूरा पूरा दिन चला जाता है और ऐसा नहीं है कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास भी काम है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी भी चाहती हूँ, क्योंकि बीच काम में भी मेरे को ये उठा के मारपीट करते किसी भी बात पे या बहस करते ज़बरदस्ती, तो ताकि वो एक ऐसी सिचुएशन में एस्केलेट हो जाए कि पापा को मारने का वो मिल जाए। जब भी उनको कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, पता नहीं एक टाइमिंग का बड़ा अजीब-सा हिसाब है, जब भी उनको कोई इमोशनल फ्रस्ट्रेशन होगी, तो मम्मी जो है मेरे से किसी न किसी बात पे बहस करेगी और वो बहस जानबूझ के आवाज़ ऊँची करेगी और वो आवाज़ ऊँची करने पे वो अचानक से उठ के आएँगे, मेरी कुछ नहीं सुनेंगे, सीधा आगे गला पकड़ेंगे, ऐसे पीछे दीवार पे मारेंगे, किसी भी चीज़ पे मारेंगे और बोल के शुरू हो जाएँगे बहस करनी और फिर मारना शुरू कर देंगे, मैं आगे से कुछ पलट के बोलूँ और धमकाते हैं और मुँह पे थूकते हैं और इतना पास में आके जो है तेरे को मैं मार दूँगा जान से, ऐसी वाली चीज़ें करते हैं, मैं यही गाड़ दूँगा, ये मेरा घर है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और आप कभी अगर आप मेरे दोस्त होते तो आपको समझ में आता है कि मैं कितनी नॉन वायलेंट हूँ। तो यही यही मेरा सारा मैटर है और इससे आगे कुछ नहीं है। अब आप मैम मुझे नहीं पता मेरे को इस पे कोई प्रोटेक्शन देंगे या नहीं देंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कल ये सारी चीज़ें आपके पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे रिकॉर्ड करके आपको बता दूँ। ऑलराइट, थैंक यू मैम।